नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई यहां हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी कारोबारियों पर यह कार्रवाई हो रही है। इस वक्त 6 से ज्यादा परिसरों पर ईडी की रेड जारी है, जिसमें रांची के पिस्का मोड़ और रातू रोड पर ये छापे चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, किन लोगों के परिसरों पर ये छापेमारी इस वक्त जारी है? देखिए, ये जो छापेमारी है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू, वो उनके एक तरह से शैडो की तरह से रहते हैं, तो उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। हालांकि इसके पूर्व भी उनके साथ में ईडी ने पूछताछ की है और लेकिन ये पहली बार है कि उनके घर पे छापेमारी हो रही है। इसके अलावा कुछ और व्यापारी हैं जो रांची स्थित ही हैं और ये हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, जिसमें कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, राजेंद्र दुबे हैं जो डीएसपी हजारीबाग में हैं, राम निवास हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहेबगंज के हैं, उनका जो पैतृक निवास है राजस्थान में, वहां भी छापेमारी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि ये जो छापेमारी है कोई ये अप्रत्याशित नहीं है, ये एक तरह से संभावित था। लेकिन हाँ, आज छापेमारी होगी, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से ईडी और हेमंत सोरेन के बीच में एक सहमाग का खेल जया चल रहा है, कल ही हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर ये कहा था कि आप जब भी मुझे नोटिस देते हैं तो वो मेरे पास पहुंचने के पहले वो मीडिया में पहुंच जाता है। उसके बाद से ये लग रहा था कि ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन भी जया ये मानकर चल रहे हैं कि देर या सवेर ईडी उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसे कदम भी उठाने में अब हिचकेगी नहीं। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है सीएम आवास पर झारखंड में। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, सीएम की कुर्सी पर छोड़ने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलों के बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अहम बैठक शाम 4:30 बजे बुलाई गई है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर होने वाली इस बैठक में जेएमएम के विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा ईडी के लगातार मिल रहे समन के बाद ये अटकलें लग रही हैं कि इस बीच गिरिडीह के गांडे से जो जेएमएम विधायक है सरफराज अहमद के इस्तीफे और झारखंड के एडवोकेट जनरल के सीएम आवास पर पहुंचने के बाद से अटकलें और तेज हो गई हैं। और यहां पर जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष इशारा कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जिस तरह से ईडी की चल रही है, तो हेमंत सोरेन को भी लग रहा है कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उससे पहले ये तमाम व्यवस्था और यहां पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कमान अब सौंपी जानी है। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज ये काफी अहम बैठक हो जाएगी, 4:30 बजे जो बैठक होगी, और इस तरह की अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि हेमंत सोरेन की जगह अब उनकी पत्नी को यहां मिलने जा रही है। देखिए जया, आपके सवाल में भी कई सारे जवाब हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो 4:30 बजे की जो बैठक है वो एक तरह से एकजुटता का परिचय देने के लिए है। हालांकि इसमें कुछ जेएमएम के और कांग्रेस के विधायक आज कुछ निजी कारणों से मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, एक तरफ से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की जाएगी और उन्हें हो सकता है कि एक ऐसा प्रस्ताव भी पारित किया जाए कि आप जो भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं और पूरा महागठबंधन का जो विधायक दल है आपके नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करता है। जया जी, कितना बड़ा ये घटनाक्रम माना जाएगा, वो भी तब जबकि हम जानते हैं लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है वो अपने को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, उसमें दरार दिखती है। मनीष से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर हम बता दें, जेएमएम कि आज एक विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है। देखना ये होगा कि यहाँ इस बैठक में क्या कोई बड़ा ऐलान होता है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है और आज भी अरविंद केजरीवाल उनको, क्योंकि समन किया गया था दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, ईडी के लगातार वो समन के बावजूद पेश नहीं हुए, तो आज भी वो नहीं जाएंगे। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने जो समन किया है वो गैर कानूनी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। शरद, क्या ये साफ है कि आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे? बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। पहले भी अटकलें लग रही थी कि अरविंद केजरीवाल के आज ईडी दफ्तर जाने की संभावना कम है। उसका कारण जो ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जब उनको पहला नोटिस ईडी का आया था तो ईडी को जो जवाब भेजा था उसमें यह कहा था कि कुछ सवाल उठाए थे उन्होंने और ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताया था। साथ में सवाल ये पूछा था कि आप किस कैपेसिटी में मुझे बुला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी कन्वीनर के तौर पर या इंडिविजुअल के तौर पर। तो इस तरह के कुछ सवाल उठाए थे। तो जब दूसरे नोटिस भी आया तो तब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा कि जवाब नहीं दिए गए हैं ईडी की तरफ से। तो जब वो सवाल स्टैंड कर रहे हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी दफ्तर जाएंगे। तो वही हुआ है, अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गैर कानूनी नोटिस है और चुनाव प्रचार से अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसका अब जया मतलब ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अब 3 जो ईडी के नोटिस हैं उनको डिफाई कर देंगे, यानी कि 3 बार नोटिस जो है ईडी भेज रही है। कुछ देर में हमें औपचारिक जवाब भी मिल जाएगा कि वो औपचारिक रूप से क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह से ईडी कार्रवाई करती है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब 3 नोटिस कोई आरोपी या कोई जिसको ईडी बुला रही है वो अगर 3 नोटिस पे नहीं जाता है तो फिर ईडी कोर्ट का रुख कर सकती है और नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट से जारी करने के लिए कहती है। तो क्या ईडी यहां पर भी यही रुख अपनाएगी, या जैसे जो हेमंत सोरेन के मामले में 6 बार नोटिस कर चुकी है उस तरह से ही ईडी चलती रहेगी? ये हम आने वाले समय में अभी देखेंगे। औपचारिक जवाब भी अरविंद केजरीवाल का हमें कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। पूछताछ के लिए नहीं जा रहे और यहाँ पर ये कहा गया है कि चुनाव प्रचार में उनको जाने से रोकने के लिए कोशिश है और ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया। शरद, यहाँ जाते जाते संक्षेप में ये भी बताएं कि शराब घोटाले में उनकी भूमिका अरविंद केजरीवाल को किस तरह संदिग्ध पा रही है, जिसके चलते ये समन भेजे गए हैं, एक के बाद एक 3 समन भेजे गए हैं। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, चार्जशीट में उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रेफरेंस आया है। जैसे कि एक रेफरेंस यह आया है कि सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि जो 5-6% से कमीशन होलसेलर्स का बढ़ाकर 12% किया गया था, तो ये पहली बार बात उनको मुख्यमंत्री आवास पर ही पता चली थी, नंबर 1। नंबर 2, ये बात थी कि कुछ आरोपियों का ईडी के पास बयान है, ईडी का दावा है, उसके पास बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम के जरिए बात कराई थी और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि विजय नायर अपना बच्चा है, इस पर विश्वास करिए, सहयोग कीजिए। तो ये दावा है ईडी का कि इस तरह की बात सामने आई है। तो संभव है कि इस आधार पर ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का कहना है कि नोटिस गैर कानूनी है और जो सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है या अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं उनके जवाब अभी तक ईडी ने नहीं दिए हैं। तो 3 नोटिस अब हो जाएंगे जब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी क्या बयान आता है और साथ ही अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को लेकर क्या जवाब दाखिल करते हैं, ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से बर्खास्त टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ फिर एक और शिकायत दर्ज हुई है। इस बार भी वकील जयानंद देहाद्राई ने सीबीआई को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। उनका आरोप है, उन्हें संदेह है कि महुआ मोइत्रा उनकी निगरानी करा रही हैं। बंगाल में अपने संपर्कों के इस्तेमाल से वो उनके फोन की
जासूसी करा रही हैं। वो पहले भी उन्हें धमकी देती रही हैं कि उनको पता है कि वो कहाँ है। वो दूसरे लोगों की भी जासूसी कराती रही हैं। ये आरोप जय अनंदेहाद्रई वकील ने लगाया है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और पंजाब में भी यही हालत देखने को मिल रही है। भगवंत मान एक के ताने जो हैं, एक थी कांग्रेस का जवाब भी कांग्रेस ने किस तरह से दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच तीखा टकराव है। भले दिल्ली में दोनों सीट बंटवारे की बात कर रहे हों। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। मान ने ये बात तब कही जब उनसे पंजाब कांग्रेस के नेताओं की आपके साथ गठबंधन करने को लेकर अनिच्छा के बारे में पूछा गया। कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। पंजाब कांग्रेस ने हाल ही में राज्य में विशाल रैली कर आला कमान को संदेश दिया कि आपके साथ गठबंधन आत्मघाती होगा। पश्चिम बंगाल में भी कुछ नेता तृणमूल कांग्रेस से गठजोड़ के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस का जो भी समर्थन आधार है वो इससे साफ हो जाएगा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी लगातार ममता और टीएमसी पर हमले बोलते रहे। कांग्रेस ने तृणमूल की तय समय सीमा पर भी अमल नहीं किया। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य कांग्रेस दूरदर्शिता नहीं दिखा रही। तृणमूल ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता बीजेपी के एजेंट हो चुके हैं। दीदी ने यहाँ गठजोड़ की संभावना खत्म कर दी है। उनकी बात सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वो गठबंधन नहीं चाहती। बंगाल की मुख्यमंत्री गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उनको समस्याएं झेलनी होंगी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बंगाल में कौन आता जाता है ये हमारा सरदर्द नहीं है। ये हम पहले ही कह चुके हैं। कांग्रेस की बंगाल में अपने बूते लड़ने की ताकत है और जहां हम मजबूत होंगे लड़ेंगे। बंगाल कांग्रेस के रुख और दिल्ली कांग्रेस के रुख में साफ अंतर है। कांग्रेस सोनिया राहुल एक मजबूत इंडिया अलायंस के लिए टीएमसी से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन बंगाल में राज्य कांग्रेस बीजेपी के बिचौलिए की भूमि निभा रही है, क्योंकि 2021 में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। उधर सीट बंटवारे में लगातार हो रही देरी के बीच ममता बोल चुकी है कि बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी, लेकिन बातचीत अभी पूरी तरह टूटी नहीं है और तालमेल की संभावना है। कांग्रेस और टीएमसी दोनों को मिलकर लड़ने के फायदे मालूम हैं। सीट शेयरिंग जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाने का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही रखा था। सूत्रों अनुसार ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में गठबंधन बनाने के लिए सोच रहे हैं और इस विषय पर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अब इस समय दोनों पार्टियों का नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टीज बीजेपी को मदद कर रहे हैं। पंजाब में मोहम्मद गजाली के साथ, कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में मिशन दक्षिण के तहत प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों के दौरे पर हैं। उनका दौरा 2 दिन का है और पीएम मोदी आज केरल पहुंच रहे हैं, जहां त्रिशूर में वो बीजेपी के लिए रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनावी प्रचार का एक तरह से आगाज इसको कह सकते हैं साउथ में। साथ ही स्त्री शक्ति समागम के तहत एक विशाल सभा में वो हिस्सा लेंगे, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से करीब 2 लाख महिलाओं के हिस्सा लेने का अनुमान जताया गया है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव भारतीदासन यूनिवर्सिटी था। इसके बाद वो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 1100 करोड़ में बनी ये इमारत पुरानी परंपरा और आधुनिक डिजाइन का संगम है।
मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी लागत करीब 20,000 करोड़ है। उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 2014 से पहले के 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही दिए गए थे। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का अपना वादा पूरा किया। इससे यहां इंटरनेट स्पीड 100 गुनी बढ़ने की उम्मीद है। पीएम रात लक्षद्वीप में गुजारेंगे और बुधवार दोपहर बाद केरल के त्रिशूर के लिए रवाना होंगे। नए साल में प्रधानमंत्री का पहला दौरा दक्षिण भारत में है। ये राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण के 131 लोकसभा सीट में से 84 ऐसे सीट हैं जहां पर भाजपा ने कभी नहीं जीता है और 2024 में वो चाहेंगे कि इनमें वो जीत पाएं। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात करते हैं अयोध्या की। आम लोगों और कार्यकर्ताओं के राम मंदिर दर्शन के लिए बीजेपी ने एक पूरी योजना बनाई है और सूत्रों के मुताबिक रोज 50,000 लोगों को दर्शन करवाने की यहां पर योजना है। और सूत्रों के मुताबिक पार्टी मुख्यालय पर बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाए। बीजेपी की ये मुहिम 25 जनवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। बीजेपी की योजना हर बूथ से लोग अयोध्या उनको भेजने की है, लेकिन ये सारे लोग अपने पैसों से दर्शन करने के लिए जाएंगे। बीजेपी के नेता सिर्फ उनकी व्यवस्था में मदद करेंगे। और पीएम मोदी ने राम पर गाए स्वाति मिश्रा के गीत की सोशल मीडिया पर तारीफ करते हुए लिखा है कि श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा ये भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की बात करते हैं। यहां ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को देने पर आज फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। एएसआई ने जिला अदालत में 2 सीलबंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। हिंदू पक्ष रिपोर्ट की कॉपी की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह बहुत ही गंभीर और एक संवेदनशील मामला है और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, भाईचारे को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को वादी सहित किसी दूसरे से साझा नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि अगर रिपोर्ट की कॉपी साझा की जाए तो उनके वकील से यह हलफनामा लिया जाए कि वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों को काम पर वापस लौटने के लिए कहा है। गृह सचिव के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की कल एक बैठक हुई है। गृह सचिव से मिलने के बाद ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के जिस कानून पर उन्हें आपत्ति थी वो अभी लागू नहीं हुआ है। उसे लागू करने से पहले बातचीत की जाएगी। आपको बता दें, इस नए कानून में 106(2) के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के कारण इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया था। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं। तो सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच एक फौरी सुलह तो हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर के कलेक्टर कल हुई एक बैठक में एक ट्रक ड्राइवर पर काफी भड़क गए और ड्राइवर को उसकी औकात याद दिलाने लगे। ड्राइवर ने भी डीएम किशोर कुमार कान्याल के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन डीएम साहब को ड्राइवर की हर बात नागवार गुजर रही थी और उनके भड़कने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बाद में डीएम के ड्राइवर पर भड़कने का वीडियो काफी वायरल हुआ। हालांकि बाद में ड्राइवर ने डीएम से माफी मांगी और डीएम ने भी एक लिखित बयान जारी कर कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। अपनी बात को डबल हमास की डिप्टी चीफ साले अल अरौरी की मौत हो गई है। इजराइल हमास के बीच जंग के बीच हिजबुल्लाह के टेलीविजन स्टेशन ने कहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में हुए एक विस्फोट में सालेह की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि इजराइल ने ड्रोन अटैक में सालेह को ढेर कर दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने बेरूत विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। मिकाती ने कहा कि ये युद्ध में लेबनान को खींचने की एक साजिश है। साले अल अरौरी हमास के राजनीतिक ब्यूरो का डिप्टी चीफ था। अमेरिकी सरकार ने भी 2015 में उसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया था और उसके बारे में जानकारी देने वालों को $5 मिलियन का इनाम देने की बात कही थी। आपको बता दें कि बेरूत के दक्षिण क्षेत्र में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी समूह सक्रिय है। वहां हमास का अपना कार्यालय भी है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आपको सबसे बड़ा विमान उड़ान भरता हुआ दिखे तो समझ आइए कि वो C-17 ग्लोब मास्टर है। क्या खास है इसमें, देखिए गणतंत्र के स्पेशल 26 में। यह है C-17 ग्लोब मास्टर, हवाई जहाजों में हाथी, आकार में कहें तो विमानों का सरदार। अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित यह शक्तिशाली फौजी मालवाहक विमान दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन मालवाहक विमानों में से एक है और भारतीय वायुसेना का बेड़े का सबसे मजबूत स्तंभ भी। यह इतना बड़ा है कि इसे आप छोटा खेल का मैदान भी कह सकते हैं। ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा सहित कठिन इलाकों में भी आसानी से उतर सकता है। इसकी रिवर्स थ्रस्ट क्षमता के कारण यह विशाल जहाज छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। 2013 में यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। ग्लोब मास्टर अब 13 विमानों के बेड़े के साथ देश की सबसे बड़ी मिलिट्री परिवहन ताकत है। सेना के लिए यह विमान कितना अहमियत लगता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हुई तो उस समय सैनिकों को जल्दी तैनाती के लिए
इसी जहाज से बॉर्डर पर भेजा गया। यही नहीं, कोविड के दौरान आम नागरिकों को मदद पहुंचानी हो या फिर विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित देश लाना हो, हर जगह C-17 ही मौजूद रहा। 4 इंजन वाला यह विमान करीब 77 टन पेलोड उठा सकता है। लगभग 53 मीटर लंबे इस विमान के विंग समेत चौड़ाई 52 मीटर और ऊंचाई 17 मीटर है। 950 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरने वाला यह जहाज 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। एक बार बिना रिफ्यूलिंग के यह 5,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि 150 से अधिक जवानों को उनके हथियार के साथ कहीं भी ले जा सकता है। यही नहीं, 400 से ज्यादा यात्रियों या फिर 3 हेलीकॉप्टर या फिर 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट कर सकता है। इस विमान में बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, टैंक आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर दिन और रात कभी भी उबड़ खाबड़ जमीन पर 914 मीटर रनवे पर भी यह उतर सकता है। इस पर छोटे हथियारों और राइफलों का कोई असर नहीं होता है। अपने टैक्टिकल एवं स्ट्रेटेजिक महत्व के कारण यह जहाज देश के काम आया है। इसलिए इस जहाज पर भारतीय वायुसेना का भरोसा अटल हो गया है।